दोस्तों, फ़लस्तीन में दोबारा बाकायदा जंग शुरू हो गई। इसराइल का नया वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट जंग का ज़्यादा जुनूनी निकला। गज़ा में एक बार फिर जंग शुरू। मुसलसल तीसरे रोज़ भी इसराइली जंगी तैयारों की गज़ा पर बमबारी। मुस्लिम दुश्मनी में नफ्ताली अंधा हो गया। नफ्ताली ने मस्जिद अक्सा को थर्ड टेंपल बनाने का ऐलान कर दिया। उम्मत मुसलमा फिर से गफलत की नींद में चली गई। मीडिया फिर खामोश तमाशाई। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि नफ्ताली की मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों है, जो इसने अपने मीडिया को दिए गए बयानात में भी वाज़ेह किया, और इसे वज़ीर आज़म बनाने के पीछे अमेरिका की क्या साजिश है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि हमास ने इस हवाले से क्या ऐलान किया है और वो इसराइल के नए वज़ीर आज़म से निपटने के लिए क्या प्लान लेकर मैदान में आ चुका है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नफ्ताली बेनेट ने आते ही वो काम कर दिया जिसे करते हुए नेतन्याहू करने से कबल 100 बार सोचता था। लेकिन नए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म में मुस्लिम दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है और इसी दुश्मनी ने उसे वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भारत में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन जीता, इसी तरह नफ्ताली मुसलमानों के खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा बल्कि सरेआम कत्ल करने की धमकियों की वजह से वज़ीर-ए-आज़म बना। और इसने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही सबसे पहले काम ये किया कि जो जंग बंदी हो चुकी थी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, उसे दोबारा शुरू कर दिया है। इस जंग की चिंगारी को दोबारा सुलगा दिया गया है और मजलूम और मजबूर फ़लस्तीनी एक बार फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के रहमो करम पर आ गए। नफ्ताली की मुस्लिम दुश्मनी के हवाले से आपको बताते चाहें कि अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने अपने एक बयान में कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अरब मुसलमानों को मारा है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। सिर्फ यही नहीं कहा उसने, अल जज़ीरा की ही रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली जब वज़ीर दिफा था तो उसने अपने एक और बयान में कहा था कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं है। नफ्ताली बेनेट ने कई बार मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर थर्ड टेंपल बनाने का ऐलान किया, लेकिन तब वो सिर्फ वज़ीर दिफा था। मुल्क का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तब तो बेनेट ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अब इस इंसान ने यह सब कुछ करने का अज़म कर लिया है और ये वज़ीर-ए-आज़म बना ही इसी वजह से है कि फ़लस्तीनियों को कुचल डाले और यहूदी आबादकारों को मज़ीद बढ़ाए। माजी में भी देखा गया कि गज़ा के मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारियों को बढ़ाने में इसका किरदार रहा, क्योंकि ये 2010 से यशा काउंसिल का हेड रहा है जो लॉबिंग करती है मगरबी किनारे में नई आबादकारियाँ कहाँ कायम करनी है। दोस्तों, सारी दुनिया ने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम को अपनी आंखों से देखा। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और उन्हें बुरा भला कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आई और उसने जंग बंदी कराई, लेकिन 12 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में फ़लस्तीनियों का बेहद नुकसान हो गया। इस बमबारी से 243 अफराद शहीद हो गए, लाखों की तादाद में अफराद बेघर हो गए। नेतन्याहू हुकूमत ने आलमी बरादरी के दबाव पर जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की थी, ताहम इसराइल में आने वाली नई हुकूमत ने खत्ते में कशीदगी को दोबारा हवा देना शुरू कर दी। इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा पर तीसरे रोज़ भी बमबारी की। इसराइल ने हमास से दोबारा लड़ाई की धमकी दे दी। इसराइल की जानिब से गज़ा पर फ़िज़ाई बमबारी का सिलसिला जारी है। हमास की जानिब से ताहाल रॉकेट फायर करके फ़िज़ाई हमलों का जवाब नहीं दिया गया। ताहम सूरत हाल कशीदा है और किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। इसराइल ने हमास के साथ दोबारा लड़ाई की धमकी दी है। इसराइल की जानिब से तीसरे रोज़ भी गज़ा पर बमबारी के बाद हमास भी मैदान में आ गई। उसने ताहाल इसराइली हमलों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब हमास ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर इसराइल मज़ीद रॉकेट हमले करता है तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि आखिर आलमी दबाव के बावजूद इसराइल दोबारा फ़लस्तीनियों पर जंग क्यों मुसल्लत करना चाहता है, क्यों इसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पैसे पुश्त डाल दिया है, जबकि इसराइल ये भी जानता है कि अगर इसने अब मज़ीद जुल्म किए तो इसे इस्लामी ममालिक की जानिब से सख्त जवाब मिलेगा। ऊपर से रूस भी इसराइल को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि इसने शाम से रूसी एयरबेस को निशाना बनाया था। सिर्फ 90 जौहरी हथियार रखने वाला ये इसराइल पाकिस्तान का कैसे मुकाबला करेगा, जिसके पास जौहरी हथियारों की तादाद इससे दुगनी है। अगर थोड़ा गौर किया जाए तो इसराइल ये चाहता है कि इस्लामी ममालिक इस पर हमला करें और फिर वो ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करके दुनिया की हमदर्दियाँ समेटे। बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने इन्हें मारा था, जैसे यहूदियों ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और दुनिया की हमदर्दियाँ समेटी। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई इनसे सीखे। आप शाह महमूद कुरैशी के CNN को दिए गए इंटरव्यू को देख लें कि कैसे यहूदी खातून एंकर ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की सिर्फ एक
स्टेटमेंट को एंटी सेमिटिज्म में ले लिया और जिस पर उस खातून एंकर की खूब लानतान हुई थी। इसराइल अब भी यही चाहता है कि दुनिया की हमदर्दियां समेटी जाएं और वेस्ट बैंक पर जो फ़लस्तीनी आबाद हैं उन्हें वहां से बेदखल किया जाए ताकि उनके ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू का क्या होगा। 71 साला नेतन्याहू 2009 से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो इसराइल की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे हैं। 1996 से 1999 के दरमियान भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। नेतन्याहू इसराइली फ़ौज में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वॉर ऑफ अट्रिशन और 1973 में यौम किपुर जंग में भी हिस्सा लिया था। नेतन्याहू ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अमेरिका में गुजारा है, जहां उन्होंने मारूफ इदारे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की थी। ईरान के हवाले से नेतन्याहू का रवैया इंतहाई सख्तगीर है और वो तेहरान की जौहरी सरगर्मियों के लिए उसकी अक्सर नुक्ताचीनी करते रहे। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए अलहदा रियासत के आइडिया को भी मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू को रिश्वतखोरी, एतमाद शिकनी और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात का भी सामना है। वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन इल्ज़ामात ने भी उनके लिए हुकूमत की तश्कील को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। 120 रुकनी इसराइली पार्लियामान में अक्सरियत हासिल करने के लिए नेतन्याहू को इस्लाम पसंद अरब जमात, यूनाइटेड अरब लिस्ट और इंतहाई दाएं बाजू की यहूदी कॉम्प्रेस जमात, रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी दोनों ही की हिमायत लेनी पड़ेगी। लेकिन रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी ने UAL के साथ इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जब नेतन्याहू के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने इत्तेहाद कायम किया और नेतन्याहू को हुकूमत से हटाने का फैसला किया, तो हमने आपको बताया था कि जो भी इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा वो नेतन्याहू से ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा और उसके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। नया वज़ीर-ए-आज़म जो भी होगा वो मुस्लिम दुश्मनी में नेतन्याहू से 2 हाथ आगे होगा। और जब नफ्ताली बेनेट वज़ीर-ए-आज़म बना तो हमने अपनी वीडियोस में बताया था कि नफ्ताली कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अरबों के ख़िलाफ़ है और ख़ासकर ईरान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। नफ्ताली बेनेट जब वज़ीर दिफ़ा था तो उसके बयानात को तफसील से बयान किया था। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में भी नफ्ताली बेनेट ने यह कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अरबों को मारा है और मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। नेतन्याहू का 12 साला इक़्तिदार अब ख़त्म हो चुका है और जुल्म व जबर के 12 साल के बाद नेतन्याहू जेल की सलाखों के पीछे होगा। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, करप्शन के इल्ज़ामात में नेतन्याहू की गिरफ्तारी यकीनी हो गई है और मुखालिफ जमातों ने मखलूत हुकूमत बना ली है और नफ्ताली बेनेट ने नए वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा लिया है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।